प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। माली साल के बजट से पहले हुकूमत उमूमी तौर पे कौमी इक्तसादी सर्वे जारी करती है और उस कौमी इक्तसादी सर्वे में हुकूमत अपनी ज़बानी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती है। साल 2025-26 जो माली साल है उसके हवाले से वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब ने नंबर्स जारी किए और उस नंबर्स में उन्होंने बताया कि इस साल जो शर नमो है वो 3.7% रही। अगर ये जंग ना होती, सर ट्रंप के टैरिफ्स ना होते, ये मानसून की बारिशों सैलाब ना होता तो 4% से भी ऊपर चली जाती। इसी तरह से उन्होंने बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग के शोबे हैं उसके अंदर हमने देखा कि मुख्तलिफ शोबों के अंदर तरक्की देखने को मिली और 22 में से 16 शोबों में बेहतरी दिखाई दी। ज़राअत की बेहतरी के हवाले से बताया, ज़राई कंपनियों के हवाले से जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके हवाले से बताया कि उसमें इजाफा हुआ है। इसका कंपैरिजन किया जाए तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ, जब आखिरी गवर्नमेंट गई और मिफ्ता इस्माइल साहब ने उस वक्त कौमी इक्तसादी सर्वे में बताया था तो 5.97% थी। आज 4 साल के बाद गवर्नमेंट उस नंबर को क्रॉस क्यों नहीं कर पाई? क्या गवर्नमेंट के हवाले से जो बातें हो रही हैं कि सिस्टम के अंदर मायूसी है, ये गवर्नमेंट का अपना नंबर उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा? और क्या आने वाले दिनों के अंदर इस मौशी पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर कोई सियासी तब्दीली आ सकती है? इस गवर्नमेंट का ये 5वां शहबाज शरीफ साहब का बजट होगा, लेकिन क्या 5वें बजट के बाद भी अपना विजन अभी तक नून लीग या शहबाज शरीफ साहब इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे? और फिर क्या वाकई ही कोई अडियाला वालों के लिए आसानी पैदा हो रही है? कल जो कौमी इक्तसादी काउंसिल के अंदर तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इत्तेफाक राय के साथ विफाक को पैसे देने का फैसला किया, अडियाला में कोई मुलाकात हो सकती है नहीं हो सकती, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। अपने 3 मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ करवा देता। साबिक गवर्नर सिंध और मौशी उमूर के माहिर मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जुबैर साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। मुनीर फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इसार राना भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं जरा आगाज जुबैर साहब आपसे करना चाहता हूं। इक्तसादी सर्वे गवर्नमेंट अपना नंबर खुद जारी करती है, यानी अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट। आज गवर्नमेंट ने जो सारा डाटा जारी किया है उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बता रहे हैं कि 22 में से जो 16 शोबे हैं उसमें ग्रोथ बताई जा रही है। उसके अलावा मौशी शरह नमो जो है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि ये इस वक्त 3.7% के ऊपर है और अगर ये गैर मामूली हालात ना होते खासकर मशरक़ वुस्ता वाले तो ये 4% के ऊपर चले जाते। अब मैं आपके सामने 2022 का भी साथ रखना चाहता हूं जब गवर्नमेंट गिरी और उस वक्त जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना थे। उस वक्त इसी गवर्नमेंट ने खुद अपने मुंह से पिछली हुकूमत की शरह नमो 5.97% यानी तकरीबन 6% बताई है। 2022 से 2026 तक 4 सालों में अब जो शरह नमो है उसके आधे के ऊपर खड़ी है। तो गवर्नमेंट जब खुद एक तरफ दावा कर रही है कि यह भी शोबा आगे बढ़ गया, रेमिटेंसेस में भी इजाफा हो गया है, तो क्या आज गवर्नमेंट जो नारा लगा के आई थी कि अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाएंगे, अमलन सियासत बचा ली, रियासत बचा ली, लोग बचे हैं या नहीं बचे जो गवर्नमेंट का जारी करदा अपना इक्तसादी सर्वे है? कुछ भी नहीं बचा। इसका शॉर्ट आंसर ये है। अगर आप देखें मीडिया तो बिल्कुल ही तबाह हाल है। मैं आपको एक कुछ फैक्ट बता दूं जो कि आप किसी हुकूमत की तर्जुमान से पूछ लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि जो ये इसको कहा ना वजीर खजाना ने कि जी उसका इफेक्ट हुआ है जो इन नंबर्स में मिडिल ईस्ट का जो क्राइसिस था, एक ही ये बिल्कुल गलत बात है। ये जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होते हैं ये 9 महीने का होता है, इसमें 12 महीने नंबर हैं भी नहीं। ये मार्च तक के हैं। 28 फरवरी को जंग हुई थी, लास्ट डे ऑफ क्वार्टर। ये तो कहना कि जी तो ये जो 3.7% है फॉर एग्जांपल जब लास्ट क्वार्टर का शामिल किया, ये प्रोविजनल नंबर्स हैं, जब लास्ट क्वार्टर का शामिल किया जाएगा और जंग ने अगर मुकम्मल किया जो भी किया है तो 3.7 से कम हो जाएगी ग्रोथ रेट। ये बिल्कुल क्लियर है और नंबर्स भी जाहिर है नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि हमने 4 साल पहले ये था और अब ये है, पाकिस्तान की तारीख में कोई भी 4 साल ऐसे नहीं है कि एवरेज अगर हम 3.7 भी ले लें, यही ले लें 3.7 होगी तो 4 साल का एवरेज हुकूमत का 2.2% बनता है। अब आप पॉपुलेशन देखिए पाकिस्तान की 2.55%। तो बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान में अच्छाई के बजाय लोगों की जो जिंदगी है वो हर लिहाज से खराब होगी और हर सेगमेंट की होगी। मिडिल क्लास तो तकरीबन उड़ गया है और इसी वजह से हुकूमत की अपनी बहुत सी रिपोर्ट्स हैं जिसमें 30% वो कहते हैं पॉवर्टी से नीचे हैं लोग। ये हुकूमत की रिपोर्ट है और खुद कहते हैं कि ये पिछले 25 साल की बुलंद तरीन शरह है। अनएम्प्लॉयमेंट खुद हुकूमत कहती है 7.1% है और खुद ये कहती है कि 21 साल की बुलंद तरीन शरह पर है।
जो आपका इन्फ्लेशन है पिछले 4 साल में, जो कीमतें बढ़ी हैं वो तकरीबन 90% बढ़ी हैं। यानी कि जो परचेजिंग पावर है वो तकरीबन 60-65% कमी आई है ठीक। पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो ये तो एक एक ये फैक्ट्स है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट बताऊं जी। कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी 4 साल ऐसे नहीं थे जिसमें 4% की ग्रोथ किसी एक साल में ना हुई है, हम्म। कभी भी। और ये मैं वो बात आपको पता है मेरे से ज्यादा अच्छा तारीख का पता हो कि हम सन 65 की जंग बीच में आई, 71 में 2 लाख भी हुआ मुल्क, सिविल वॉर भी हुई और कितने ज्यादा बहरान से पाकिस्तान गुजरा है। लेकिन कोई भी 4 साल एवरेज ऐसे नहीं थे जिसमें इतनी कम ग्रोथ ठीक। और इतनी ज्यादा पॉवर्टी में इंक्रीज हुआ, इतने ज्यादा कर्जों में। और एक और चीज मैं बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं, अवाम ने पूरा भरपूर साथ दिया। हम्म। अवाम की जेबों से टैक्स में कोई कमी नहीं हुई है। हम्म। बिल्कुल पिछले ठीक। 4 साल तकरीबन 52 ट्रिलियन रुपीस टैक्स कलेक्ट किए पाकिस्तान के अवाम से। ठीक। 4 साल 2005 से लेकर 2022 तक जो 17 साल थे उसमें 50 ट्रिलियन टैक्स। जी। अब 17 साल के मुकाबले में 4 साल में, और इसमें पेट्रोलियम लेवी शामिल नहीं है, हम्म। वो जब आप शामिल करते हैं तो फिर तो हद हो जाती है। तो भरपूर इंक्रीज किया टैक्स अवाम के लिए, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई भी बेनिफिट उनको नहीं पहुंचा। बिल्कुल ठीक। वो तो गवर्नमेंट खुद भी मान रही है कि जो एफबीआर की आमदन है उसमें इजाफा हुआ है, जाहिर है कि टैक्सेशन आपने ज्यादा की है। अच्छा राना साहब, ये कहिए कि कहा जाता था, शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि लाडले यानी इमरान खान का जिक्र होता था कि जितनी सपोर्ट उनको दी गई है उसका आधा या 30% भी हमें दी जाए तो ये मुल्क बदल जाएगा। फिर ये कहा जाता था कि वो तो अनाड़ी थे, उनको तजर्बा भी नहीं था, मौजूदा हुकूमत बहुत तजर्बाकार है। अब जो सपोर्ट भी मिल गई है, तजर्बाकार भी हैं और आपने मुखालिफ भी आपका जेल में बंद है, तो अब तो ये होना चाहिए था कि अगर आखिरी बार इमरान खान की गवर्नमेंट का शरह नमूद 6% था तो चले 6% ही मेंटेन कर लेते। आज 4 साल के बाद भी 6% के ऊपर नहीं है, तो फिर ये कैसी तजर्बाकारी है जो मुस्लिम लीग नून लेकर आई है? ये तो फिर मेरा ख्याल है उनसे पूछना चाहिए जो जो ये आए हैं। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान मुझे इस्टेब्लिशमेंट का लाडला था या नहीं था। मेरी राय में इमरान खान वाहिद आखिरी एक ऐसा हुक्मरान था जिसने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराबरी की सतह पे फैसले किए। ठीक। इस हुकूमत का तो आलम ये है कि इस हुकूमत का एक वजीर दाखिला जो इनका हिस्सा ही नहीं है, आज वो वजीर आजम के तौर पे एक्ट करता है और वो जाके बैनुल अक़वामी मसाइल हल कर रहा होता है। हम्म। सो मैं इस पे तो खैर छोड़ जा ही नहीं रहा। मेरा तो सिंपल सा सवाल ये है कि एमपीएम ने पीटीआई को छोड़ते हुए कहा जी महंगाई चूंकि बढ़ गई है लिहाजा हम अब इनके साथ नहीं चल सकते। ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ठीक। बिलावल भुट्टो ने महंगाई के ऊपर मार्च किया, ठीक। मौलाना फजलुर रहमान ने महंगाई के ऊपर मार्च किया। शहबाज शरीफ साहब के रिकॉर्ड पे मौजूद है जब ये सारे खड़े थे कि अगर मैंने महंगाई खत्म नहीं की तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। ठीक। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन लोगों को हमारे सर पे लाद दिया गया है? आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक शख्स जिसके दौर में 6 को टच कर रही थी शरह नमू, जिसके दौर में हमारे जो गैर मुल्की वो थे फॉरेन रेमिटेंस थे वो भी 25 प्लस थे, जिसके दौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे थे, आखिर हुआ क्या ऐसा कि ये सब कुछ खत्म करके एक ऐसा अजाब हमारे सर पे मुसल्लत किया गया? ये कहते हैं जी मिडल ईस्ट क्राइसिस आए, भाई इसके नाम पे आपने 100 बिलियन के करीब तो लोगों की जेब से पैसे निकाल लिए लेवी के नाम पर। ठीक। आपको तो इसका फायदा हुआ, आपने तो उसका फायदा उठा के, अगर ये क्राइसिस आए तो ये अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया में क्यों नहीं आ रहे? ठीक। सब पाकिस्तान में क्यों आते हैं या क्यों आए में? और आप तो ये कहते हैं कि वहां से जो तेल है वो आपको ईरान वाले सलूट करके भेजते हैं, तो फिर आगे वो तेल कहां भेज देते हैं आप? फिर अगर आपके इन क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं। और आखिरी बात ये कि यार मैं तो सिंपल से एक फार्मूला जानता हूं, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, कि आपने पिछले साल जो इस्लाहात का वादा किया था उनसे कोई एक बता दें जिसके ऊपर अमल कर दिया हो। ठीक, जो आपने अपनी किसी एक इस्लाहात पे वो अमल कर दिया हो। ठीक। ये झूठ पे बोले जा रहे हैं और इन्हें पता है कि भाई हमें कोई आगे पीछे कर नहीं सकता, लिहाजा जो दिल चाहे कहें। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के 75 साल एक साइड पे और ये 5 साल एक साइड, ये इतने बदतरीन है
कि वो 75 साल जो है ना हमें एक सुनहरी ख्वाब नजर आने लगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुनीब साहब, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने पिछले दिनों बात भी की कि कुछ मायूसी जरूर है कि कुछ वुज़रा की तब्दीली हो सकती है। आज गवर्नमेंट ने कौमी इक्तिसादी सर्वे जारी किया है। अगर इसका कंपैरिजन करें 2022 के साथ, तो सन 2022 में जब मिफ्ता इस्माइल साहब नून लीग के मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया था 5.97%, तकरीबन 6% थी। अब वही शरह नमो जो है वो 3.7% के ऊपर है। तो ये गवर्नमेंट तो आई महंगाई को लेकर थी, डिफॉल्ट को लेकर आई थी, और कहा गया था कि पिछली तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बड़ी नाअहल थी, कोई विजन नहीं था, कोई पॉलिसी नहीं था, ये बड़े तजर्बाकार हैं। तो फिर किस तरह से कंपैरिजन किया जाए, या फिर ये समझा जाए कि तजर्बाकार भी उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे? बहुत शुक्रिया। देखिए, बहसियत एक पाकिस्तानी, मैं कोई सिर्फ मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। मैं कोई मईशत का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमें नजर आ रहा है, यानी कि जो हमारे सामने है, उसमें तो यही है कि मुझे नहीं लगता कि हुकूमत की मुआशी परफॉर्मेंस कोई अच्छी है। ठीक। और अभी उन्होंने जो तौजी पेश की है जी कि हम 4% या 4.2% पे हम कर रहे थे, ये जो हमें सेटबैक हुआ है ये जंग का, उसकी वजह से ये 3.7% पे आई है। और हमने पॉलिसी रेट भी इसलिए बढ़ाया कि वो जंग की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी, तो उसकी वजह से पॉलिसी रेट बढ़ गया। इशू ये है कि मुझे जो इस वक्त लगता है ना कि जी, जो जब आप खुद ये कह रहे हैं कि आपकी जो एक सतह गुर्बत है, रिकॉर्ड उस वो नंबर पे जा चुकी है, ठीक। और मतलब 28-29% लोग पाकिस्तान के उससे नीचे हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग। हाँ, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये सिर्फ एक साल के अंदर लोग चले गए हैं। ग्रेजुअली कोई भी चीज डिटीरियरेट करती है या खराब होती है, बट समहाउ एक जो फील गुड फैक्टर देना चाहिए था किसी भी हुकूमत को, या कम से कम मुआशी टीम को, मुझे फ्रैंकली लगता है कि वो प्रोवाइड नहीं किया जा सका। अब उस पर कुछ लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैं इसको एक ऐसा जनरल कमेंट कह रहा हूँ कि वो आप जब लोगों से बात करते हैं तो उसमें नजर नहीं आता। और जाहिर बात है, मईशत का असर फिर पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी होता है, और सियासत का असर मईशत पर भी होता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस मद में गवर्नमेंट की कोई परफॉर्मेंस अच्छी है। बिल्कुल ठीक। मैं जरा ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक। जुबैर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए ज़ाहिर है जब एक बजट पास करवाना या बजट पेश करना, उसके इकोनॉमिक विजन की एक वो इजहार होता है। शहबाज शरीफ साहब का 5वां बजट है, शायद ही किसी वजीर आजम ने 5 मुसलसल बजट पेश किए हों। मेरा आपसे सवाल यह है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई, ये तो आई इस बुनियाद के ऊपर थी कि इमरान खान के होते हुए या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के होते हुए मुल्क डिफॉल्ट करने वाला है, हमने डिफॉल्ट से बचाया है। आज हमें वजीर खजाना साहब 3 बड़े चैलेंजेस बता रहे थे कि जो इक्तसादी तौर के ऊपर हमें एक अनसर्टेनिटी नजर आई, फिर ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं, फिर जिस तरह उन्होंने मानसून की बारिशों के हवाले से बात की, और ये सारी जो जंग शंग है इसके हवाले से, अगर आप तजर्बे की बुनियाद के ऊपर कहें तो इस गवर्नमेंट का फिर प्रॉब्लम कहां पे था? इस गवर्नमेंट के पास पॉलिसी नहीं है, इस गवर्नमेंट के पास इसको सपोर्ट नहीं है जिसका माजी में वो शिकवा करते थे, या इस गवर्नमेंट के पास अहलियत नहीं है कि वो लोगों के जरूरियात को पूरा कर सके या डिलीवर कर सके, जिस पे लोग कहें जी बिल्कुल इमरान खान को हटाया जाना बिल्कुल दुरुस्त था और ये गवर्नमेंट सही आई है? पहली बात तो ये मैं आपको पता नहीं शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था, और तो उस वक्त इंटरनली ये जरूर पीएमएलएन की लीडरशिप में बहस थी कि भाई हम क्यों 16 महीने पहले आ रहे हैं, अगले साल इलेक्शंस हैं, ठीक। और हम आएंगे और फिर सारा बोझ हमारे ऊपर होगा। और क्या हम, एक बड़ा बुनियादी सवाल था, क्या हम मईशत को आगे लेके जाएंगे? और भाई 1-2 लोगों के सब ने कहा जी मईशत को हम आगे लेके जाएंगे, वो तो कोई बात ही नहीं है। जिसका वो एहसन इकबाल कहते हैं कि हमारे तो बाएं हाथ का काम है कि हम मईशत को। अब उस वक्त 12.5% मिसाल के तौर पर महंगाई 1 मार्च 2022 में, तो वो पहुंच गई 38% मई 2023। ठीक। दूसरी बात यह है कि जब वो आ गए तो समझ उस वक्त ये बनाना शुरू किया रैशनल। कोई कह रहा तैनाती होनी थी नवंबर में, इसलिए हमने किया था क्योंकि जस्टिफाई कर नहीं सकता। हालांकि आप सीधा कहते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, हमने कर दिया, लेकिन उसको जस्टिफाई करना था कि आप क्यों आए। तो कोई कह रहा तैनाती होनी थी, कोई कह रहा है महंगाई इतनी होगी थी, कोई कह रहा है कि डिफॉल्ट करने वाला था। डिफॉल्ट नहीं करने वाला था। नंबर्स टेल द कि डिफॉल्ट अगर करने वाला होता तो पाकिस्तान के उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जब फैसला किया है कि
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जनवरी एंड 2022 के $16.8 बिलियन थे। मैं ठीक। कमर्शियल बैंक की बात कर रहा, उसके बाद से लेके आज तक वहां नहीं आए हैं। वहां से गिर के $2.9 बिलियन जब रह गए मई 2023 में, उसके ठीक। 1.25 साल के बाद, तब पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला था। और उसकी एक बड़ी क्लियर इंडिकेशन होती है, जब आपका जो रुपए की कदर हो वो बहुत बुरे तरीके से गिरनी शुरू हो जाए। 182 रुपए पर लिया था अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ साहब ने, और वो आपको और मुझे पता है कि मई 2023 तक 310-315 रुपए, और वो भी मिलता नहीं था। ठीक। बिजनेस सारी रुक, इंपोर्ट सारी रुक गई थी। फिर शहबाज शरीफ साहब कहते उस वक्त डिफॉल्ट होने वाला था IMF के पास, और एक नया प्रोग्राम आपने 9 महीने का लिया था जिससे आप डिफॉल्ट से बचे थे। आपका वो वाला आपको, आपने क्या किया था अप्रैल 2022 के बाद जिससे आपने डिफॉल्ट रोक दिया? अच्छा मुनीर साहब, वैसे अमूमन देखा गया कि कोई भी वजीर आजम 5 बजट नहीं पेश कर सका मुसलसल। शहबाज शरीफ साहब को ये एजाज भी हासिल होने जा रहा है। 5 साल काफी होते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट ये जस्टिफिकेशंस दे सकती है। फिर शहबाज शरीफ साहब माजी में कहते थे कि जितनी लाडले को सपोर्ट मिली है उसकी आधी भी हमें मिल जाए या मिल जाती तो ये मुल्क बदल जाता। आपको लगता है जितनी सपोर्ट इमरान खान को हासिल थी उससे ज्यादा या उससे कम सपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को हासिल है? क्या वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि फील गुड फैक्टर वाला एलिमेंट नजर नहीं आ रहा ग्राउंड के ऊपर? देखिए, दो चीजें। एक तो ये कि जो PDM 1 का था टाइम, मैं उसको तो इसलिए अहमियत मैं मतलब मेरा एक जाती पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसलिए नहीं देता कि वो तो एक बड़ी क्राइसिस की सी सिचुएशन थी जब ये गवर्नमेंट आई थी। बिल्कुल ही आप IMF के उससे उनकी जो डायरेक्शन थी, जारी बात है अगर आप किसी से पैसे लेते हैं और एक ऐसे जगह से, तो फिर आप अपना फिजिकल डिसिप्लिन अगर उसकी वायलेशन करते हैं, फिर आप, जारी बात है आप एक एग्रीमेंट को ब्रीच करते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। बट जो मुझे लग रहा है कि जो उस वक्त तो खैर वो हम एक नोज डाइव पे मामला चला गया था और चीजें खराब थी, वो तो मतलब मैं उसे इंक्लूड नहीं करता। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि देखिए, तीसरा बजट, उन 2 बजट्स को अगर आप PDM 1 के निकाल भी दें, ये अब इस हुकूमत का तीसरा बजट है। तीसरा बजट वो होता है जिसमें आपने लोगों को कोई प्रोग्रेस या कोई चीज दिखानी होती है, चौथे में आपकी चीजें शेप अप होती हैं, और 5वां बजट तो ऐसे नाम का ही होता है क्योंकि उस साल तो होती सियासी कैंपेनिंग, और बजट भी बाय नाट वो सियासी नौयत का ही बजट आता है। बट अब यहाँ ये देखिए, मुझे अभी भी मैं उस बात पर कायम हूँ कि जो मुआशी टीम या वो लोग हैं, उन्होंने या कम से कम मुझे लगता है कि वो उस तरह से डिलीवर नहीं किया। अब आपने क्योंकि बात स्पेसिफिक 2 वज़ीर आज़म के हवाले से की है, देखिए जब इमरान खान साहब आए थे तो उनको बहुत सपोर्ट हासिल थी, लेकिन वो विद एवरी पासिंग ईयर वो एवेपोरेट हो गई। शहबाज शरीफ साहब इस सिलसिले में बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि वो जब आए तो जो उनको सपोर्ट हासिल थी, आज वो बजाय ये कि वो वक्त के साथ वो एक होता है ना, चीजें वेयर आउट करती हैं, ये उनकी जो सपोर्ट है, जो उनको सपोर्ट है, वो बढ़ गई है। तो उस लिहाज से ये तनकीद बिल्कुल की जा सकती है कि जी उनको तो, शहबाज शरीफ साहब तो तारीख के खुशकिस्मत, अब तक के अगर हालात की बात, खुशकिस्मत तरीन वजीर आजम हैं जिनको पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बहुत जबरदस्त सपोर्ट हासिल है। लेकिन फिर भी अगर जो मुआशी इशारिये हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फिगर अच्छे जरूर थे, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक के फिगर हैं वो अभी भी दुरुस्त नहीं हुए। ठीक है, उसमें ग्लोबल इकोनॉमी हिट हो गई, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई, हम एक डिपेंडेंट मुल्क हैं, IMF का थोड़ा है सब, मैं सारी बातें मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। बट फर्क एक ये है कि इमरान खान साहब के साथ सपोर्ट थी, वो वक्त के साथ साथ एवेपोरेट हुई। शहबाज शरीफ साहब के साथ सपोर्ट पहले दिन थी, वो वक्त के साथ साथ बढ़ी। लेकिन आज की तारीख में जो डिसअपॉइंटमेंट अगर किसी जगह पर कोई होगी या है, तो वो शहबाज शरीफ साहब से उसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा। वो उसका ताल्लुक स्पेसिफिक लोगों से हो सकता है, स्पेसिफिक सेक्टर से हो सकता है, स्पेसिफिक पोर्टफोलियो में बैठे हुए लोगों से हो सकता है कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया, या ये अभी तक हम या कोई मतलब मुतमईन नहीं कर सके, इससे बेहतर कारकर्दगी हो सकती थी। कम से कम शहबाज शरीफ साहब की हद तक तो अभी तक किसी जगह पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे लगे कि जी उनसे या बहसियत वज़ीर आज़म उनकी परफॉर्मेंस से कोई डिसअपॉइंट हुआ है। ठीक, राना साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी मामलात के ऊपर भी आपकी राय लेनी है। ये बताएं कि ये जो सुहेल अफरीदी साहब आए थे, इसके इमरान खान की बातें करते थे, फिर कहा जाता था कि भाई बजट पास नहीं होगा, इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी,
मुलाकात तो काफ़ी हफ्ते महीने हो गए हैं, मुलाकात भी नहीं हुई, सब अच्छा भी चल रहा है, हुकूमत से मुलाकातें भी हो रही हैं, बड़ी हंसते खेलते हुए विजुअल्स भी सामने आ रहे हैं। तो जो काम तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन ने करना था, क्या अमलन तहरीक इंसाफ ने MQ मॉडल तर्ज के ऊपर अपने बानी इमरान खान को माइनस कर दिया है? अच्छा, मैं अगर इजाजत दें तो मैं डिफॉल्ट पे 2 जुमले जी। और कहना चाहता था। देखिए, जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था तो पेट्रोल जो था वो 150 का था। ठीक। अब जब पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं है तो वो 400 का है। हम्म। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था तो डॉलर जो था वो 170-80 का था। अब पाकिस्तान जब डिफॉल्ट नहीं हो रहा तो 280 का है। हम्म। और जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था तो उस टाइम खजाने में 25 बिलियन के करीब थे। आज हमारे 16-17 के करीब जाके अब हम डिफॉल्ट जब हम हो रहे होते हैं। जब पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था तो जो बिजली का यूनिट था वो 14 से 18 रुपए था, आज वो 60 से 70 रुपए। मुझे तो हंसी आती है लोगों के ऊपर यार, कि वो ऐसा झूठ बोलते हैं और लोग ये समझते हैं कि सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो को बेवकूफ। ठीक है, पाकिस्तान में 60 लाख गधों का इजाफा हुआ है, इस सर्वे में उन्होंने बताया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यार आप ये समझे कि पूरी कौम ही गधा हो गई है और आप डिफॉल्ट से बचा लिया। भाई आए बाहर निकले, मेरे साथ चले, घरों में लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। लोगों ने स्कूल से बच्चे उठा लिए हैं, लोगों की बेटियां घरों में जैस के लिए बैठी हुई है, लोगों के बच्चे अपनी जान हथेली पे रख के दूसरे मुल्कों में डंकी लगाते फिर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये डिफॉल्ट से बचा लिए। और दूसरी बात में कि सुनने सियासी बात, मेरी इतलात ये है कि हो सकता है कि आने वाले 15 घंटों में अडयाला में इमरान खान साहब की मुलाकात किसी से करा दी जाए। और किसी से मुराद फैमिली, सोहेल अफरीदी, किसी पॉलिटिकल मतलब उसमें से, अच्छा। फैमिली अदर देन फैमिली। अदर देन फैमिली। और हाँ, क्योंकि मुझे जहां तक मुझे पता चला है सोहेल अफरीदी ने ये इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में शिरकत भी इसी शर्त पे की थी कि आप हम मुलाकात करवाएंगे और फिर बात आगे बढ़ेगी। तो मेरी इतलात ये है कि माइट बी पॉसिबल के इन कमिंग फ्यू आवर्स मुलाकात हो जाए। मैं खुद बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूँ सोहेल अफरीदी के ऊपर, और मैंने बल्कि क्या कहते हैं शफी जहान साहब ने तो इसका खासा बुरा भी मनाया है जब मैंने कहा कि इसके इमरान ठंडा पड़ गया। लेकिन समहाउ एक सियासतदान और एक वजीर आला के ना तकाजे जरा डिफरेंट हो जाते हैं। अच्छा। और एक इसीलिए तो मैं ये कहता हूं कि जो सियासी जमातें मजबूत होनी चाहिए, जो उनकी लीडरशिप मजबूत होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि जो भी सीएम होगा केपीके का वही फ्रंट लाइन का लीडर बन के और इमरान खान को ले आकर आएगा, तो बाकी जितने भी वक्त निकाल के फौत हो जाए सब, बैरिस्टर गौहर से लेके और बाकी लोग भी। कि अगर सोहेल अफरीदी ने ये सब कुछ करना है तो बाकी किस चीज की मर्ज की दवा है। और ये मैं आपके प्रोग्राम में मैं बता रहा हूँ कि मेरी ये गट फीलिंग है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो चाहती नहीं है कि इमरान खान बाहर है। अच्छा, पीटीआई खुद नहीं चाहती? वो खुद नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर है। उनके खातों में इमरान खान जेल में बैठा हुआ उनके लिए ज्यादा सूदमंद है। बाहर आएगा, ये बात लिख ले, बाहर आने के बाद ये जमात ये इस तरह नहीं रहेगी, ये लोग इस तरह नहीं रहेंगे। इमरान खान ने आके जाहिर है इनके जो छोटे सिक्के हैं बस चल गए जितने चलने थे। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ को लेकर एक तो ये बताइए कि इमरान खान से मुलाकातों का फिर शोर है कि सोहेल अफरीदी साहब ने डिमांड की कि अगर आपको पैसे चाहिए तो हमारी मुलाकात करवा दें, फिर कोई मुलाकात हो सकती है। ये बताइए कोई इम्कान मौजूद है या सोहेल अफरीदी की सिस्टम के अंदर इतनी एक्सेप्टेंस हो गई है कि आज वो अली अमीन गंडापुर से भी बेहतर पोजीशन के अंदर हूं कि उन्हें कहा जाए बिल्कुल ठीक है जी आएँ, आप हमारे साथ काम, वर्किंग रिलेशन आपका इतना शानदार है, आप कुछ सरेंडर कर रहे हैं तो आएँ, अडयाला का दरवाज़ा खोलते हैं, आपकी मुलाकात करवा देते हैं, आपके मुखालिफिन को भी पैगाम मिल जाएगा, आपके लिए भी ज़रा आपकी परसेप्शन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। एक तो ये कि मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये मुलाकात की इजाज़त देना ये कोई एहसान नहीं है कि जी कोई एहसान करेगा इमरान खान साहब पे या पीटीआई पे कि मुलाकात हमने करा। मुलाकात होनी चाहिए, एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल होनी चाहिए। ठीक। और दूसरी चीज ये है कि उनका इलाज भी वहां होना चाहिए जहां वो चाहें, क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद है। तो ये भी मैं समझता हूँ एज अ मैटर ऑफ राइट होना चाहिए। और इतनी वसअतुल कल्ब भी होनी चाहिए किसी भी हुकूमत में कि यार 3 साल से वो जेल में है तो इलाज हो जाएगा तो सो व्हाट, कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। सो ये तो दोनों चीजें, मैं जो उसूल की बात है वो मैं साइड पे रखता हूँ। तीसरी चीज एक और
देखिए आफरीदी साहब, मुझे तो अच्छा लगा कि वो अगर मिले वफाक से और हुकूमत से मिले और कम से कम अपने सूबे के फंसे हुए पैसे निकलवाएं या हुकूक लें, तो वो तो अच्छी बात है। ठीक। लेकिन लेकिन अगर आपने इस सवाल का जवाब लेना है कि क्या आफरीदी साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से हो जाएगी, उस मुलाकात के नतीजे में जो उनकी वजीर आजम से हुई है और वो उस कौमी इक्तसादी जो काउंसिल है उसके अंदर बैठे हुए थे, तो उसका जवाब आज आपको आजम नदीर तारड़ साहब की जो गुफ्तगू है पार्लियामान के अंदर उससे मिल जाता है। ठीक, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करना। वेलकम बैक। जुबैर साहब, मुझे ये बताइए कि अमूमी तौर पे पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि 3 साल के बाद जो हुकूमत होती है उसकी मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, या 3 साल के टेन्योर समझा जाना चाहिए। हमने ये देखा खान साहब के मामले में भी, नवाज शरीफ साहब के मामले में भी। अब सोहेल बड़ाई साहब तो जुलाई की डेडलाइन दे रहे थे कि या गवर्नमेंट को खुद को बदलना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट बदली जाएगी। फिर हमने ऐसी बातें सुनी, कुछ हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि जनाब देखें कुछ मिनिस्टर्स चेंज हो जाएंगे। फिर गवर्नमेंट के लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ जी, जिनकी कारकर्दगी ठीक नहीं होगी उनको हटा दिया जाएगा। आप ये देख रहे हैं नंबर्स की बुनियाद पे, इंडिकेटर्स की बुनियाद के ऊपर कि कोई चेंज आने वाला है, कोई सिस्टम में मायूसी है इस गवर्नमेंट से, इन वजीरों से? देखिए, एक तो मैं हमेशा से फील करता हूँ कि चाहे हम कितने भी सियासी इख्तलाफ हो किसी के साथ भी हो, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान के साथ सिंसियर नहीं है। ठीक। चाहे वो शहबाज साहब हों या दूसरे लोग हों, तो सब सिंसियर हैं, लेकिन अपने मकासद की वजह से, इनकॉम्पिटेंस की वजह से, नाअहली की वजह से, अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सके। अब एक बात जो इस वक्त सिस्टम जिस पर खड़ा था, खड़ा है, पिछले 4 साल अब हो गए हैं इसको, उसमें एक कहते हैं कि ये निज़ाम जो है, ये जो सेमी मिलिट्री निज़ाम है, ये चलता रहेगा। ठीक। और इसके बुनियादी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, फिर पीपल्स पार्टी भी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, एमक्यूएम है। और अब पॉइंट ये है कि जितनी सपोर्ट पिछले 4 साल से इस हुकूमत को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से मिली है, इतनी सपोर्ट किसी को नहीं मिली। इमरान खान को भी नहीं मिली इतनी? नहीं, कहाँ मिली थी? जुडिशरी को जितनी जुडिशरी की तरफ से सपोर्ट है, मतलब एक भी केस ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी हुकूमत के जो फैसला है उसको चैलेंज किया हो और हुकूमत जुडिशरी ने उसको एक्सेप्ट करके बुलाया हो हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे, वो किसी चीज से। तो एस्टैब्लिशमेंट से भी सपोर्ट पूरी है, जुडिशरी से भी सपोर्ट पूरी है, अमेरिकन सपोर्ट भी इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, मिडिल ईस्टर्न सपोर्ट भी इतनी ज्यादा कभी नहीं थी। और फिर भी अगर आपके नंबर्स नहीं शो हो रहे हैं, तो जो सोहेल बड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा है, तो फिर कहीं ना कहीं तो ये परेशानी तो होगी कि भाई ये फिर क्या होगा कि जी ये इस सिस्टम को आगे कैसे चला सकते हैं। हमारी तो उनकी तो कोशिश है कि ये 10 साल 15 साल चलता रहे, लेकिन अगर ही मईशत के हालात रहे और लोगों की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा होता चला गया, देखिए ना, जहां अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां 45% गुर्बत की लकीर से लोग नीचे हैं, और जैसे हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त मजीद लोग नीचे जा रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं मजीद लोग बेरोजगार हो रहे हैं, मजीद महंगाई हो रही है, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, एक्सपोर्ट गिर रही है। तो आपने फिर अचीव क्या किया? इस हुकूमत ने कोशिश करके कन्विंस करके एस्टैब्लिशमेंट को और पता नहीं आपस में बैठ के पाकिस्तान के टैक्स रेट इतने बढ़ा दिए कि वो पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। हमने बिजली कर किया गया था कि 14 से 16 रुपए थी, उसको 60 रुपए पहुंचा दिया, सब कुछ कर दिया, जेबों से निकलवा लिया, अवाम को मार दिया, और फिर भी आप कुछ भी नहीं आगे से डिलीवर कर सके। तो आप खुद बताएं कि कोई जो फैसला साजी करने वाले हैं, जो कम बंद कमरे में बैठ के करते हैं, तो परेशानी तो होगी। उनकी परेशानी तो फिर होगी जो सोहेल बड़ाई साहब जिसका इजहार कर रहे हैं। वो तो जुलाई की डेडलाइन देना शुरू हो गए हैं कि या हुकूमत की अपनी कारकर्दगी बदलना पड़ेगी या हुकूमत ही बदली जाएगी। आपको कोई ऐसी तब्दीली सियासी नजर आ रही है हुकूमत को लेकर कि आने वाले दिनों के अंदर कोई पूरा सेटअप चेंज हो जाए, कोई रिजीम चेंज हो जाए? इतनी मायूसी सिस्टम के अंदर है? देखिए, जो मैं समझ पाया हूँ जनाब सोहेल बड़ाई साहब के कॉलम से, और वो सोहेल बड़ाई साहब क्योंकि मेरे लिए बहुत मोहतरम है, बड़े भाई हैं, जो उन्होंने तज्जिया एक किया, एक तस्वीर मंजर कशी की है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो लॉजिक है उसकी बुनियाद पर ये चीजें और तारीख और नहीं, लॉजिक पहले उन्होंने दोनों को एक वंडर बॉय का भी जिक्र किया था ना, ये उसका सिलसिला ही समझे।
नहीं, मेरे ख्याल में वंडर बॉय तो वो उन्होंने वंडर बॉय का वो भी मैं अर्ज करता हूँ, उन्होंने उसको भी लॉजिक पे किया था कि नहीं, खूब से खूबतर की तलाश ठीक। हो सकती है। लेकिन फिर मैंने अर्ज किया था कि वो वंडर वंडर बॉय नहीं, वंडरफुल बॉय शहबाज शरीफ साहब ही हैं। ठीक। और वो आज तक बाय द वे वो वंडरफुल बॉय है। हम्म। तो अब आगे देखें, हम तो जमीनी हकायक को देख के बता सकते हैं जी, आगे क्या होने तो अल्लाह की जात को पता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि जो ये वाला कि जी जुलाई में कुछ हो जाए, ये भी मैं समझता हूँ उन्होंने तारीख और लॉजिक दोनों को जेहन में रखा है। हम्म। लेकिन तारीखी तौर पर और लॉजिक को जेहन में रखते हुए कि हाँ जी, जहां पर नैरेटिव या वो नहीं बन पाया या बना सकी हुकूमत, जहां मईशत अभी भी उसको बेशुमार चैलेंजेस हैं, जहां ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं, मामलात जितना जो हदफ हासिल होने चाहिए, जो अहदाफ हासिल होने चाहिए, वो अभी उस सतह पर नहीं हासिल हो रहे। तो आम हालात में हमारे मुल्क में क्या होता है कि हुकूमत फारग हो जाती है, वजीर आजम घर चला जाता है, कुछ और हो जाता है। लेकिन ठीक। आज की तारीख में मुझे ऐसी कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही कि वजीर आजम पाकिस्तान कहीं जा रहे हैं हम्म। या कुछ हो रहा है। और मैं ये बल्कि नजर क्या, मतलब मैं आपको याद कर सकता हूँ कि ये जो इस वक्त की ग्राउंड रियलिटी है वो तो ये है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन तारीख हमें बताती है कि जब कुछ होना हो तो फिर हो भी जाता है। हो भी जाता है। अच्छा, वैसे सोहेल आफरीदी की सिस्टम में एक्सेप्टेंस बड़ी है अली अमीन गंडापुर की निस्बत? सिस्टम ज्यादा कंफर्टेबल अली अमीन गंडापुर के साथ है या सोहेल आफरीदी के साथ है? देखिए, सिस्टम हर उस शख्स के साथ कंफर्टेबल या एटलीस्ट उसे एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगी या मिल जाती है, क्योंकि जो ताकत पे मबनी सिस्टम्स होते हैं, जहाँ बरहमी और ताकत दोनों मौजूद हों, और वो ना सिर्फ मौजूद हों बल्कि अपनी ताकत को ना सिर्फ एग्जिबिट करें यानी दिखाएं, बल्कि उसको एक्सरसाइज भी करें। ठीक। वहां पर जो डेली बेसिस पे कई चीजें हो रही होती है ना, कि कुछ चीजें दुरुस्त हो गई तो उनका नताइज अच्छे निकल आएंगे, कुछ चीज दुरुस्त नहीं होगी तो उनके नुकसानात होंगे। आफरीदी साहब की हैसियत एक चीफ एग्जेक्टिव, एक प्रेजेंस तो अब मौजूद है, उसको तो कोई डिनाई नहीं कर हम्म। सकता। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो गंडापुर साहब की इन रोड्स थी मुख्तलिफ ओहदों तक एक खास हद तक और मुख्तलिफ दफातर तक, हम्म। वो शायद गंडापुर साहब की वाली स्टेज अभी सोहेल आफरीदी साहब की नहीं आई। गंडापुर साहब क्योंकि वो शोला बयां शख्सियत है, वो बाहर और बात करते थे, वैसे वो बहुत मुनासिब और एक बाकायदा तरीके से गुफ्तगू करते थे जहां भी वो जाते थे। तो लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि सोहेल आफरीदी साहब को मजीद वक्त दरकार है कि वो उस पोजीशन पर आए जहां गंडापुर साहब थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। राना साहब, आप कोई सियासी तब्दीली देख रहे हैं बजट के बाद? क्योंकि अब तो बहुत सारे वही लोग जो कहते थे कि सिस्टम चलेगा, वो कह रहे हैं जी मायूसी है। कोई कहता है कि वजीर बदले जाएंगे, कोई कहता है नहीं, हुकूमत को खुद को बदलना पड़ेगा वरना हुकूमत ही बदली जाएगी। आपको कोई तब्दीली नजर आ रही है? देखें, बात सुने, तब्दीली अगर आप ये समझते हैं कि ये पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो जाएगा तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा। तब्दीली एक एंड पे ये पूरा निजाम है, एक एंड पे अकेला इमरान खान, हम्म। एक एंड के ऊपर हमारे ये सब चीजों को इकट्ठा कर लें, एक तरफ एक वो अडियाला वाले को इकट्ठा कर लें। अच्छा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि अडियाला वाले की जीत हो जाए और ये निजाम, सियासी निजाम ही खत्म हो जाए। हम्म। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं। शेरवानी यही रहेगी, पहनने वाले चेहरे बदल जाएंगे। नहीं, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही ना। आप क्या कह रहे हैं कि इन्हीं के अंदर में से कोई मुतबादल होगा? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये बजट आएगा और लोगों में जितनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी है, हाँ। जितनी महंगाई गुर्बत बढ़ चुकी है, अब ये थोड़े दिनों में आपको समझ आने लग जाएगी कि लोगों को बोलना शुरू हो जाएंगे लोग। हम्म। और कोई अगर आजाद कश्मीर की सिचुएशन को सिर्फ ये समझ ले कि ये वहां की है, तो उन्हें ये अंदाजा नहीं हो रहा कि जो हमारी तरफ के लोग हैं, हम उस सिचुएशन को बड़े गौर से आम आदमी देख रहे हैं। हम्म। और वो उस सारी सिचुएशन से पता नहीं क्या क्या वो इंस्पायरेशन ले सकते राना हैं। साहब, क्लियरली बताएं ना कि आप क्या समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब रहेंगे, काबीना बदल जाएगी या पूरी की पूरी गवर्नमेंट बदल जाएगी? क्योंकि वजीर आजम के उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं। हम कभी वंडर बॉय की सूरत में सुनते हैं, कभी किसी और नाम की सूरत में सुनते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर अवाम को आपने बहुत ठंडा करना है हाँ। और निजाम यही चलाना है तो फिर आपको बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और बड़ी कुर्बानी में यह है कि आपने ग्रूम कर लिया हुआ है मोहसिन नकवी को बतौर प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। वो काफी ग्रूमिंग हो गई है उनकी।
और मैं अब आपको जरा बता दूं कि देखें ना, इसहाक डार साहब के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि पिछले 1 माह से वो अपने दफ्तर जाके जैसे पहले काम करते थे अब वो नहीं कर रहे, साइड हो चुके हैं। आपका वजीर दिफा ने हर उस मौके पे, क्रिटिकल मौके पे, जब उसे ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उसने ट्वीट करके एस्टेब्लिशमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की। अच्छा, वो किसके कहने पे की है मुझे नहीं पता, लेकिन उसने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं। आप एक वजीर खजाना लेके आए जो प्रैक्टिकली नाकाम हो चुका है। तो इन हालात में ये 3 ही बड़े लोग होते हैं ना, किसी उसके एक वजीर इतलात है, चलो वो बेचारे जैसे भी हैं, अल्लाह ताला उनको आप कह रहे हैं सिर्फ जो वजारत दाखिला पर मनसब पर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिल्कुल जिस तरह काम होना चाहिए अपने तकाजे पूरे कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा है कि उन्हें ग्रूम ऐसा कर लिया गया कि अब वो किसी भी जगह पे देखें ना, वो एक वाहिद वजीर दाखिला है दुनिया का जो क्रिकेट बोर्ड के भी सरबराह हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं, वजीर खारजा के तौर पे भी एक्ट करते हैं, वजीर आजम के हिस्से के काम भी करते हैं और वजीर दाखिला भी हैं। तो एक अल्लाह ताला ने एक ऐसे शख्स में इतने औसाफ हमीदा पैदा कर दिए हैं कि उसके होते हुए ये 5-7 तनख्वाहें क्यों दी जाएं? सबसे ये सब कुछ कर सकता है। सबसे बड़ा मनसब जो है वो हवाले कर दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन जारी थी। मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, मुनीफ फारूक साहब का, इसार राना साहब का और ज़ुबैर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। आपने आज के प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।